फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1830 से लेकर 1835 तक। नई मुसीबत। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर जरूर जाना। और आप कौटिल्य को कहता है कि मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताने का जवाब दो। किसी को पता चले कि वह क्या पता लगाया पाएंगे कि ये सब तुमने किया है? इस पर कौटिल्य जवाब देते हुए कहता है, वह मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मेरी ये जो गलती है या फिर मेरी जानबूझकर किए करने वाला जो ये काम है किसी को भी पता चल पाएगा। कौटिल्य के ऐसा कहते ही पुनरूपन एक साथ मुंह से सौ की आवाज निकल जाता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। बड़े ही खतरनाक आदमी हो तुम। तो भाई, अपने साथी की ऐसी बात सुनकर पुनरूपन उसकी तरफ एक निगाह देखते हुए वह साथी एकदम चुप हो जाता है और अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेता है। पुनरूपन कौटिल्य से कहता है, बस तो फिर खत्म हो गई है। इस वक्त मुझे कानून और गैर कानून की ज्यादा फिक्र सोचनी होगी। तुम लोग उसे बचाने के लिए कि इतनी दूर चले आए हो और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैं इतना तो खतरा भी मोल ले सकता हूँ तुम लोगों के लिए। ये सब फिर एक सेकंड रुक जाते हैं और दोबारा आगे कहते हैं, और वैसे ही तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो मैं टैकल कर लूंगा, तो मैं हैंडल कर लूंगा। तुम अपने काम पर फोकस करो। इस वक्त सभी चुप हो जाते हैं और अपने काम में अब दोबारा से कौटिल्य लग जाता है। अब समझ आया कि ये केस खासकर पुनरूपन को ही क्यों मिला था। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी अब तक सुना है, मतलब सब कुछ सच है। पर पुनरूपन कहता है, मतलब सम्मुख मुस्कुराकर कहता है, तुमने एक बार भी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क अपने कंधों पर नहीं लिया है, लेकिन तुम अपनी बंदूक दूसरों के कंधे पर तान कर चलाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर पुनरूपन काफी मायूस भी हो जाता है, लेकिन अपनी गर्दन उठाकर फिर कुछ बोलना। पुनरूपन कौटिल्य से कहता है, बस तो फिर क्या है, खत्म हो गई। इस वक्त मुझे कानून और गैर कानून से ज्यादा फिक्र उस सुजैन की है। तुम लोग उसे बचाने के लिए इतनी दूर तक चले आए हो और यहाँ रहकर भी मैं अपने एक सिविल इंस्पेक्टर होने का जान बचाने के लिए कुछ खतरनाक मुश्किलों का सामना तो मुझे भी उठाना पड़ेगा। ये सब फिर यहाँ सेकंड तक रुकता है और दोबारा अपनी बात को जारी रखता है। वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। एक नहीं अनेक बार बायोडाटा और हर तरह के रूल को मैं बड़े ही अधिक। पुनरूपन कहता है, मतलब सम्मुख मुस्कुरा कर कहता है, तुमने एक बार कमिश्नर की बेटी को गुंडों के जाल में जो फंसे हुए थी उन क्रिमिनल से उन्हें बचाया था। ये बात भी सच है। पुनरूपन अपनी भौहें कुड़ते हुए कहता है, तुम्हें ये कैसे मालूम? अब सम्मुख कहता है, मतलब ये सच है, और अगर ये सच है तो तुम्हारे बारे में जितनी भी किस्से मैंने सुने हैं वो सब सच ही होंगे। इस पर पुनरूपन हल्की सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को सीने के सामने बांधते हुए कहता है, तुम कैसे साबित करोगी कि ये यहाँ पर सम्मुख मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ये सब साबित करने की जरूरत नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू आर द देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों अफसरों की जरूरत है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इंसानियत के नाम पर तुम एक मिसाल हो, लोगों की जरूरतों को पूरा करते हो। अब तक कौटिल्य समझ चुका था कि पुनरूपन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वह कानून का रक्षक है और साथ साथ वह काम, दंड, भेद और सभी चीजों का इस्तेमाल करने वाला ऑफिसर है। वह दायरे में रहकर और दायरे से बाहर रहकर अपना काम पूरा करने में अपना मकसद समझता है। इसलिए कौटिल्य एक बार फिर अपनी पूरी स्पीड के साथ काम करने में मगन हो जाता है। ठीक इसी वक्त भूमि को कुछ याद आता है और वह अर्जुन सिंह से कहती है, हमें छठी इंद्री से कांटेक्ट करने की जरूरत होगी।
पता लगाना होगा कि इस वक्त वह क्या कर चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। जो काम उसे दिया गया वह ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। अर्जुन सिंह पूछता है, क्या तुम ये सब अभी जानना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब है कि इस माहौल में और तुम छठी इंद्री से बात कैसे करोगी? बताओ तो जरा। भूमि जवाब देती है, हाँ यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि वहाँ की जो प्रोग्रेस है हमें पता चल जाए तो यहाँ के खतरे का अनुमान भी काफी हद तक हो जाएगा। अर्जुन सिंह कहता है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें एक सिक्योर लाइन से बात करनी होगी। इस वक्त यह काम यहाँ तो तुम या खुद कर सकती हो या फिर कौटिल्य से करा सकती हो। फिर मुस्कुराकर भूमि अर्जुन की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि कौटिल्य से तुम इतने तो सीख ही चुकी होगी। अब मेरे पास कौटिल्य जैसा दोस्त तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हर टाइम कौटिल्य जैसा दोस्त है जो काफी जीनियस है हैकिंग के मामले में। अर्जुन सिंह के मुंह से ऐसे टोट सुनकर भूमि को काफी गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो अपनी ईगो को हर्ट होते हुए भी अपना काम आगे की तरफ अपनी शब्दों को बयां करती है। भूमि सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देती है और फिर एक पल के लिए खामोश हो जाती है। उसके बाद फिर से कहती है, इसके लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए। यहाँ आने के बाद से लेकर अब तक की भूमि जिस फोन का इस्तेमाल कर रही थी उस फोन की तरफ देखते हुए कहती है, इस फोन से यह नहीं हो पाएगा। समुख उन दोनों के पीछे ही खड़ा था और भूमि के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे साथ लाकर भी तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी आवाज सुनते ही दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। अर्जुन और भूमि दोनों की तरफ पलटते समुख की तरफ देखने लग जाते हैं। अब भूमि समुख की तरफ देखते हुए कहती है, तुम फिर शुरू हो गई हो। कम से कम यहाँ की टेंशन और माहौल को देखते हुए समुख मुस्कुरा कर कहता है, इसे टेंशन को कम करने के लिए और माहौल को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ समुख। भूमि एक बार फिर से समुख को सिर्फ अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देती है। वहीं सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। समुख कहता है, मुझे बताओ तुम्हें कौन से फोन चाहिए? अब भूमि कहती है, तो तुम हमारे साथ मेरी जासूसी करने के लिए हमारे पीछे पीछे आए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अपनी दोस्ती को निभाने और मदद करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। साहिबा, आपको क्या चाहिए? मेरे एक फ़ोन कॉल के लिए कुछ और या फिर आपको कौन सा फ़ोन चाहिए? बस आप मुझे बता दो, आपका मुलाजिम आपके लिए वो चीज़ हाजिर कर देगा। भूमि, फ़ोन तो रहने दो। अगर तुम्हें कुछ मेरी हेल्प करनी है तो फिलहाल मुझे एक लैपटॉप अरेंज करके दे दो। वह भी नया नहीं चाहिए, तुम्हारा अपना ही लैपटॉप चलेगा, मेरा काम चल जाएगा। अब तो समुख मुस्कुराते हैं और बड़े ही आदम से अपना एक हाथ मोड़कर अपने सीने की तरफ लेकर आता है और एक अपना पैर नीचे की तरफ झुकाकर उसका कहता है कि ओके साहिबा। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और ड्राइवर के पास फ़ोन मिला देता है। कुछ टाइम बाद ही ड्राइवर गाड़ी में जो बैठा था फ़ोन उठाता है और उससे बातें करने लग जाता है। सम कहता है कि मेरा लैपटॉप जल्दी से अंदर लेके आओ और भूमिका मैम को दे दो। जल्दी से ड्राइवर ऐसा ही करता है, लैपटॉप निकाल कर अंदर से आकर भूमि को हाथों में थमा देता है। जब तक कौटिल्य अपने काम को अंजाम दे रहा था तब तक भूमि समुख के लैपटॉप की मदद से बाहर संपर्क साधती है और इस वक्त छठी इंद्री हेड ऑफिस में बाहर था। जैसे ही उसे अपने फ़ोन पर रिंग आवाज़ सुनाई देती है उसे अपनी जेब से बाहर निकालता है। नंबर देखने पर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह नंबर और डिजिट से काफ़ी अलग था और संख्या भी कुछ ज़्यादा ही थी। कुछ सेकंड तक उसे देखता है। सिर्फ उस नंबर को देखने के बाद वह तुरंत उसे काट देता है। फिर दोबारा कॉल आती है, फिर दोबारा छठी इंद्री फ़ोन उठाता है और फिर नंबर देखता है और फिर उसे कट कर देता है, दोबारा अपनी पॉकेट में डाल देता है। तीसरी बार फिर रिंग बजती है और फिर वो फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालता और टेबल पर ही रख देता है। फिर मन में सोच रहा था ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं बार बार फ़ोन कट कर रहा हूँ, एक बार फ़ोन को उठा लेता हूँ, उसके बाद उसे कट कर दूंगा, शायद दोबारा फ़ोन नहीं आएगा। कुछ ही सेकंड के बाद वह दोबारा रिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। छठी इंद्री अपना फ़ोन स्क्रीन को देखता है। उसका मन ख्याल आता है कि स्कैन कॉल होगी, लेकिन स्पैम कॉल नहीं थी। वो ऊपर की तरफ उठाता है, तभी वो काटने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। तभी वो समझ पा रहा था कि ये किसकी आवाज़ है। फिर वो जल्दी से फ़ोन को अपने कान पर लगाता है और बातें करना स्टार्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद जैसे ही वह फिर भूमि की जोरदार आवाज़ आती है, छठी इंद्री कौन से लोक में थी तुम?
फ़ोन उठाने में इतनी देर लगा रहे थे और बार बार कट कर रहे थे। भूमि की इस तरह की गुस्से वाली आवाज़ सुनते ही छठी इंद्री झट से फ़ोन को कान की तरफ अच्छे से पकड़ लेता है। मैडम आप, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कोई स्पैम कॉल है। अपनी सफाई में छठी इंद्री आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन भूमि उसकी बात को काटते हुए कहती है, अच्छा छोड़ो सब बातों को, मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। छठी इंद्री कहता है, मैडम हमारे सारे इन्फॉर्मेशन बाकी सारे कामों में छोड़कर सिर्फ इसी काम पर ही फोकस पर जुटे हुए हैं और सभी हर वक्त निगाहें गड़ा कर उस पर रखते हैं अपने। फिर चुप हो जाता है, फिर कहता है, वो हर टाइम अपने फ्लैट के अंदर ही रहती है, बाहर कभी नहीं निकलती। वह आज ऑफिस भी नहीं आई। भूमि कहती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह अंदर ही है? छठी इंद्री जवाब देता है, यस मैडम, वह अंदर ही है। एक पल के चौथाई के लिए वह रुकता है और फिर निगाहें हटी। अब भूमि चेतावनी देती हुए कहती है, वह इतनी भोली भाली नहीं है कि तुम्हारे वहाँ होने से उसे पता नहीं होगा। उसे पता चल भी गया होगा मूर्ख कि तुम वहीं हो। तभी वो कहता है कि तुम सब बाहर उसके इंतजार कर रहे हो या उस पर निगाहें बनाकर रखे हो। छठी इंद्री कहता है, मैडम आप मुझ पर भरोसा रखिए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हमने पूरी सावधानी बरती है। जो कुछ भी कह रहा हूँ वो एकदम पक्की खबर है। मैं खुद भी इस वक्त ऑफिस में नहीं हूँ, मैं भी उसके फ्लैट के बाहर ही ड्यूटी पर तैनात हूँ। यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, कैजुअली ड्रेस पहनी है। इससे पहले कि छठी इंद्री आगे कुछ कहता, भूमि कहती है, ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारी से अपना काम करो और इस बार फोन एक बार फिर उठा लेना। और छठी इंद्री कहता है, ओके मैम। सावधानी से अपनी पोजीशन बरतते हुए आराम से खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मैडम हर वक्त इसे अपने साथ रखूंगा। और इसके बाद भूमि की ओर से फोन कट जाता है और छठी इंद्री भी अपना फोन कट करके अपनी पॉकेट में डाल लेता है और वापिस उसी की फ्लैट की तरफ देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्य ने इधर उधर अपने आदमियों को तैनात करके रखा था और उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है कि उसे पता चल चुका था कि रोहित मारवा ने उस पर काफ़ी लोगों की निगरानी रखी है। इसलिए वो अपनी जगह पर किसी और को लुटाकर चादर उड़ाकर अपने रूम के पीछे के दरवाजे से अपने घर से बाहर निकल जाता है। जो उसने नकली की हाथ पर पट्टियाँ वगैरह लगाई हुई थी उन सभी को लपेटता है और जल्दी से अपनी जैकेट के अंदर ही डाल लेता है ताकि किसी तरह का खतरे का आभास होने पर इनका यूज हो सके। लक्ष्य जल्दी से फोन निकालता है और किसी से बातें करने लग जाता है। वह अपने साथियों को इंट्रोडक्शन देता है, यहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर आगे और जाना है और वहीं हम गाड़ी बदलेंगे, हथियार रहना और हथियारों के साथ तैनात रहना। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हम अपने ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। वह पहुंचने के बाद हम अंधेरा होने का इंतज़ार करेंगे। उससे पहले यहाँ निकल पाने का कोई भी तरीका नहीं है। तब तक हमें यह पता चल पाएगा कि अभी तक इसकी कोई खबर यहाँ तक पुलिस तक पहुँच चुकी होगी या नहीं। अगर कोई हलचल दिखाई देती है तो हम पूरी सावधानी के साथ आज रात यहीं से जाएंगे और अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई देती है तो हम कुछ दिनों तक यहीं छिपना ही होगा, पुलिस की आंखों से धूल झोंकने के लिए। प्लान भी बिल्कुल अच्छा बनाया है और सब काम अच्छे से ही चल रहा था। जल्दी से किसी की गलती ना हो पाए और गुजारिश करता हूँ कि लेकिन जब कोई अगर उनके हाथ लगता है तो प्लीज़ अपने जो हमारे पास सीक्रेट चीज़ है उसके साथ अपने राज को राज ही बनाकर इस दुनिया से अलविदा करना होगा उस इंसान को अपने आप ही। फिर कहता है, यह मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सुजैन का घर मोरिस ठीक है। इसी वक्त सुजैन के घर में मौजूद कोटिल्ला अपनी डिवाइस को दीवार पर लगी हुई टीवी की स्क्रीन से कनेक्ट करता है और उसके बाद वह पुनर्रूपण और बाकी की टीम को अपनी उंगलियों के इशारे से उस पर कुछ दिखाता है, कुछ कहता है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही हम देख पा रहे हैं यहाँ के लगभग 6 किलोमीटर के आगे समुंदर है। फिर वह पुनर्रूपण से पूछते हुए कहता है, क्या यहाँ से देश छोड़कर जाने का कोई रास्ता है, जरिया है? पुनर्रूपण पूरे विश्वास के साथ तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं नहीं, इस तरह से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस तरह से कोई भी जिप नहीं है और ना ही पर्सनल प्रोफेशनली कोई चीज़ है। कोटिल्ला अपनी आंखों को अपनी डिवाइस की तरफ स्क्रीन पर टिका करते हुए कहता है, यह काफ़ी अच्छा है। तो हम बाकी की डायरेक्शन में उस कोड को
ट्रेस करने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए। मेरा मतलब है कि जो सुजैन की घड़ी में है। कुछ ही मिनटों में कोशिश के बाद कौटिल्य कहता है, डन। कौटिल्य की बात सुनते ही सभी के चेहरे पर आस की लहर दिखाई देती है। इस समय सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कौटिल्य कहता है, यह स्क्रीन पर रेड कलर की जो ब्लिंक हो रही है वो चीज हमारी मंजिल है। अब भूमि कहती है, यह भी मूविंग कंडीशन पर है, मतलब यह किसी और जा रहे हैं। कौटिल्य जवाब देते हुए कहता है, ऐसा ही है, लेकिन यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। यह कहा जा सकता है कि इतना कहने के बाद वह सैटेलाइट की मदद तुरंत ही कुछ अन्य जानकारी देते हुए कहता है, देखिए वैन में ये इसका मतलब है कि 6 लोग एक साथ हैं और गाड़ी में हो सकते हैं। एक अर्जुन सिंह कहता है, अगर ऐसा है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? और पैरों के निशान देखकर लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 लोग जरूर रहे होंगे। पुनरूपन जवाब देते हुए कहता है, वे यहाँ तो दूसरी गाड़ियों में लोग फिर आए होंगे, या हो सकता है इन्हें सुजैन को कब जाने के बाद में यहाँ पर कुछ देखने के लिए आए हों, या फिर इन्हें मारने के लिए दोबारा आए हों। ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादा लोगों का एक साथ चलना भी कई बार मुसीबत साबित हो सकती है, या मुसीबत को बुलाया जा सकता है। अब भूमि कहती है, इसलिए यहाँ भी संभव है कि यह लोग जहाँ जा रहे हैं उनके बाकी के साथी सीधा वहीं पहुँच जाएंगे। अब कौटिल्य बात को पूरी करता है। भूमि कह रही थी, ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग जानबूझकर हाईवे पर घूम रहे हैं ताकि अगर कोई उनका पीछा कर रहा है या फिर बाद में इनका पीछा करते हुए आए तो उन्हें भटका सके। ऐसा होने के बाद संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि यह लोग अभी भी हमारी लोकेशन के सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, जबकि इतने समय में यह बॉर्डर तक पहुंच सकते थे। अब ऑफिसर पुनरूपन कहता है, हाँ, पानी में बॉर्डर तक मॉरिस एक छोटा सा द्वीप है। इसके अपने कुछ फायदे और नुकसान भी है। फिलहाल यह पानी ही वह वजह है जिसके रहते लोग इतनी आसानी से देश की सीमा से बाहर निकल सकते हैं, और शायद इसलिए लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं। मॉरिस हाईवे, इसके बाद वहां वैन में मौजूद लक्ष्य टैबलेट जैसी डिवाइस पर अपने जैकेट के अंदर से निकालता है, फिर से खोलकर बड़े ही ध्यान से कुछ देखने की कोशिश करता है। दरअसल वह जगह का मुआयना कर रहा था जहां पर उस वक्त उन्हें पहुंचना था। ध्यान उसी डिवाइस पर आए, फिर ईमेल नोटिस पर जाता है। इसके बाद उसे माँ साहिब का ख्याल आता है। वह अपने काम को बीच में ही छोड़कर सबसे पहले चेक कर लेना स्टार्ट करता है। माँ साहिब की तरफ से उसे कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। वह जैसे ही माँ साहिब कोई मैसेज को देखने के लिए एप्लीकेशन खोलता है, तभी उसका एक साथी कहता है, हम पहुँच गए हैं। यह सुनकर जगह से ठीक उसी वक्त दूसरी वैन इनका इंतजार कर रही थी। सभी बिना कुछ कहे उस गाड़ी से वैन से उतर जाते हैं। दूसरा दरवाजा खोलकर उसमें आराम से बैठ जाते हैं। लक्ष्य बिना मैसेज पढ़े ही डिवाइस बंद कर देता है और बड़ी ही सावधानी से अपने साथियों के साथ सुजैन को लेकर वैन में बदल देता है। इस वक्त सुजैन अचेत अवस्था में था। दूसरी वैन में जाते ही वह सुजैन को एक बड़े से बॉक्स के अंदर लेटा देते हैं। इसके बाद लक्ष्य दोबारा से वह डिवाइस निकाल कर उस लोकेशन के आसपास जांच करने लगता है जहां उसे पहुंचना था। उसी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद वह अपने साथियों के आदेश देता है, रास्ता एकदम साफ है, हमें बड़ी ही सावधानी से अपने कदमों को अंजाम देना होगा, ध्यान रखना होगा हर चीज का, हर वक्त का। हम एक भी गलती के बाद परिणाम झेलने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद जैसे ही वह डिवाइस में ओपन की गई सभी एप्लीकेशन को स्वाइप करने लगता है, तभी एक बार फिर उसका ध्यान माँ साहिब के मैसेज भेजे गए ईमेल की तरफ जाता है। वह झट से ईमेल को खोलता है, बॉक्स के अंदर जाता है। मैसेज बॉक्स देखकर हैरान हो जाता है। इस वक्त लक्ष्य के लिए एक ज़्यादा मैसेज मौजूद थे, एक से अधिक। एक साथ कई सारे मैसेज को देखकर वह सन्नाटा सा छा जाता है उसके अंदर। वह एक एक करके सभी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस काम से उसे 2 मिनट भी नहीं लगे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उसको दिखाई देने लग जाते हैं। तभी उसको एक साथी का ध्यान इस बात पर जाता है कि लक्ष्य को ध्यान इस वक्त कहीं और है। इसके अतिरिक्त उसके चेहरे की परेशानी भी दिखाई देने लग जाती है। वह बड़ी हिम्मत करके
वह जल्दी से अब गाड़ी से उतरता है और उस टैब को कहता है कि इस टैब को यहीं पर रहने देना, यहाँ पर अभी कोई आएगा। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्राइवर को बोलता है किसी जगह बुलवाने के लिए। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ जाता है। जल्दी से लक्ष्य अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस अपने घर के लिए रवानगी ले लेता है, क्योंकि उसे था क्योंकि लक्ष्य से मिलने के लिए उसके घर आ रही है अपनी फैमिली के साथ। इतना देखते ही लक्ष्य वहाँ पर मासा का मैसेज भी पूरा नहीं पड़ता, वहाँ से चला जाता है और जल्दी से अपना फ़ोन लेकर लच्छो के पास मैसेज डाल देता है। लच्छो वो मैसेज मिलते के साथ जल्दी से जो वैन में अभी लक्ष्य बैठा हुआ था और उसकी जगह पर लच्छो आ जाती है। लच्छो जल्दी से माँ साहब के सारे मैसेज पढ़ती है जो कि अभी लक्ष्य छोड़ कर गया था और अच्छे से ध्यान से देखती रहती है। काफ़ी देर तक वह पढ़ने लग जाती है, क्योंकि ये मैसेज लक्ष्य के नहीं बल्कि लच्छो के लिए ही भेजे गए थे। लच्छो का फ़ोन बंद ही था, क्योंकि वो एक टाइम पे जो फ़ोन यूज करती थी उसे बंद कर देती थी या सिम को तोड़ दे देती, जैसे निपुण मीना करती थी। जो काफ़ी कोर से उसे पढ़ रही थी। जब लच्छो को सभी ने देखा तो सभी ने उसका आदर से उसके नमस्कार किया, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था, क्योंकि हर टाइम वह अपने फेस को कवर करके ही रखती थी। उन्हें बस इतना ही पता था कि वो सभी माँ साहब के लिए ही काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके चेहरे पर परेशानी भी दिखाई दे रही थी। उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो काफ़ी, उनकी आंखों की पुतलियाँ और ज़्यादा फैल गई थी। बड़ी हिम्मत करके लच्छो से पूछता है, जहाँ हम जा रहे हैं क्या वहाँ कोई खतरा हो सकता है? फिर वह पर कोई दूसरे परेशानी की बात है क्या? वह साथ ही ये सोच रहा था कि इस मिशन के अलावा भी कोई चीज ऐसी हो सकती है लच्छो को परेशान कर सके। लच्छो जवाब देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने बताया ना सब कुछ ठीक है, तुम सावधान बढ़ते रहो और आगे की तरफ बढ़ते रहो, पूरे ध्यान से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाओ, तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। इसके बाद आदेश देने के अंदाज में गाड़ी चला रहे साथी से कहती है, गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना ही होगा। लच्छो का आदेश सुनते ही गाड़ी इस रास्ते में एक किनारे पर रुक जाती है। लच्छो वैन का दरवाजा खोलती है। कई सवालों का एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह उनसे कहती है, इसके आगे का मिशन तुम लोगों को खुद ही पूरा करना होगा, तुम सभी के लिए यही आदेश हुआ है। मैं तुमसे सिर्फ संपर्क कर लूंगी, तुम्हें बिल्कुल जैसा मैं बताती जाऊंगी बिल्कुल वैसे ही अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। आंखें हमेशा अपनी जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी तरफ ही फोकस रखना। लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरे लिए यही आदेश है। फिर एक सेकंड रुककर उन्हें हिदायत देती है और आगे कहती है, फिलहाल तुम लोगों के लिए रास्ता साफ है, और लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई खतरा दिखाई देगा तो होशियारी से उसका मुकाबला करना, और सुजैन का घर, मोरिस गाड़ी का रुकना और उसके बाद क्रिमिनल्स का एक गाड़ी में निकलकर दूसरी गाड़ी में सवार हो जाना, सभी चीज़ें कौटिल्य लाइट द्वारा उनकी मदद से देख पा रहा था और साथ ही वहां मौजूद उसकी टीम के सभी साथी ये सब देख रहे थे। पास में खड़ी हुई भूमि ये सब देखते हुए लगातार अपने दिमाग पर ये जोर दे रही थी, वह जल्द से जल्द किसी तरह से छठी इंद्री से जो भी बातें हुई हैं उसके बारे में कौटिल्य को बता सके। लेकिन इस वक्त कौटिल्य जितनी जरूरी काम में था व्यस्त था, उसके बीच वह किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए भूमि ने इंतजार करना बेहतर समझा। पुनरूपण स्क्रीन की ओर देखते हुए इशारा कर के कौटिल्य से कहता है, क्या हमें इस गाड़ी के नंबर को डिटेक्ट करके इसे आगे की तरफ भेजना चाहिए? कौटिल्य कहता है, हाँ बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। कौटिल्य गाड़ियों को जूम करके बड़ा करता है और उनकी सारी डिटेल पुनरूपण को दे देता है। इसके तुरंत बाद ही पुनरूपण वॉकी टॉकी से उस इलाके की पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक इसी वक्त भूमि को लगता है कि यह सही वक्त नहीं है जब दिल्ली में चल रही घटनाओं की सारी सूचना कौटिल्य को दे सकती है। ऐसा सोचकर वह जैसे ही कौटिल्य के करीब जाती है उसके कान में पुनरूपण के शब्द पड़ते हैं और वह आगे बढ़ते हुए पुनरूपण की तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है। एक पल में ही भूमि की आंख के सामने कई चित्र तैरते लग जाते, उसे अपनी किडनैपिंग, उसके बाद सिरिया पर अटैक,